अच्छा, आज के लेक्चर में हम लोग साइमल्टेनियस इक्वेशंस को ही सॉल्व करते हैं और हम लोगों ने बताना है कि B1, B2, B3 पे क्या कंडीशन होगी कि आपका जो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये सिस्टम कंसिस्टेंट होगा, यानी कि आपका सोल्यूशन पॉसिबल होगा। B1, B2, B3 को क्या रखें कि सोल्यूशन पॉसिबल हो, ये बात हम लोगों ने करनी है। सिस्टम ऑफ इक्वेशन को तो हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताना है, मैंने उसको बताना है कि B1 और B2 और B3 की क्या वैल्यूज रखी जाएं कि आपका ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है ये आपका क्या बने, ये कंसिस्टेंट बने। ये बात हम लोग उसे बताना चाहते हैं। तो चलें इसे देखते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं मैट्रिक्स फॉर्म इसकी लिखने जा रहा हूं। 1 4 -3 -2 -5 और 3 5 8 8 -3 और इसी तरह से आपके पास B1, B2 और B3 ये इक्वालिटी की उस साइड पे है, ठीक है। इसको मैंने लिख लिया। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करते हैं। पिवट एलिमेंट, ये इसका पिवट एलिमेंट है, इसकी एचेलॉन फॉर्म बनाते हैं। तो इसको आप लोग जीरो करना चाहते हो, तो हम क्या करेंगे, ये R2 के अंदर है जिसको आप जीरो करना चाह रहे हो, माइनस और पिवट एलिमेंट आपका रो 1 में है, R2 -R1 और मल्टीप्लाई करेंगे 4/1 यानी कि 4 से। तो आपका इधर 1 -2 5 इंटू B1 ये बन गया 0। 4 से क्यों मल्टीप्लाई करना है, देखिए R2 आपका जो है वो 4 है, माइनस पिवट आपका R1 में है, ये पिवट एलिमेंट होता है फर्स्ट वाला, ठीक है। तो ये 1 है और 0 करने के लिए 4 लिखना पड़ेगा ताकि 0 बने। 4 में से 4 में मुझे इधर 0 चाहिए, तो हम आमतौर पे इधर कौन सा नंबर लिखते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 1, इसको इस पर डिवाइड करके, ठीक है। आप याद भी रख सकते हैं, इसलिए मैंने वो लिखा। अब पूरी R2 आप लोगों ने चेंज करनी है। R2 आपका -5 है और -4 R1 आप लोगों का -2 है, तो माइनस माइनस +8 आ गया और 3 बाकी बचेगा। और इसी तरह R2 आपका 8 है, -4 इंटू R1 आपका उसके सामने वाला 5 है, 8 -20 -12 आ गया। और इधर R2 आपका B है, -4 और R1 आपका B1, तो B2 -4B1, ठीक है। इस तरह से ये आ गया। इसी तरह से आपका पिवट के नीचे आपने इसको भी जीरो करना है और इसको भी जीरो करना है। तो इसको जीरो करने के लिए हम इधर ही लिखते हैं, इसको भी इस स्टेप में ही जीरो करते हैं। किसमें ये बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है इस वक्त R3 में, ठीक है, रो 3 में है। माइनस और मैं यूज जो करना चाह रहा हूं वो मैं रो 1 को ही करना चाह रहा हूं और इसके साथ मैं स्केलर यूज करता हूं -3/1, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो R3 प्लस 3R1, तो ये बन गया 0। R3 आपका 3 है, R1 आपका -2 है इसके सामने वाला, ठीक है। तो 3 -6 -3 आ जाएगा। R3 आपका -3 है प्लस 3R1 आपका 5 है, तो 3 5 15 में से बाकी 12 आ गया। R3 आपका B3 है और प्लस 3R1 आपका B1 है, तो B3 प्लस 3B1, ये चीज़ आपकी बन गई। सो मैंने पिवट के नीचे दोनों एलिमेंट्स को जीरो कर दिया। एक दफ़ा R2 -4R1 क्योंकि पिवट R1 में है, और दूसरी दफ़ा R3 प्लस 3R1 क्योंकि पिवट R1 में है। तो स्केलर बस डिफरेंट यूज होंगे, -3/1 तो माइनस माइनस +3 आ जाएगा और 4/1, ठीक है। तो ये आप लोगों ने
इतना काम कर लिया। अब आप लोगों ने पिवट एलिमेंट देखना है। अब आपका सेकंड रो शुरू हो गई। पिवट एलिमेंट क्या होता है? हर रो का लीडिंग नॉन जीरो एलिमेंट। तो सेकंड रो के अंदर ये सेकंड रो है, लीडिंग ये तो जीरो है, तो ये पिवट नहीं हो सकता। तो पिवट आपका कौन सा होगा? ये वाला। ओके, तो मैंने पिवट को सर्कल, पिवट के नीचे वाले को आप लोगों ने जीरो करना है। पिवट के नीचे वाले को जीरो करने के लिए आप चूंकि R3 वाले एक एलिमेंट को जीरो करना चाह रहे हैं, तो हम लोग R3 को लिखेंगे माइनस, पिवट आपका किस में है इस वक्त? R2 में, तो R2 लिखेंगे। अब R1 नहीं लिखना क्योंकि पिवट R1 में नहीं है। अगर आप R1 लिखोगे तो ये भी इसके मुताबिक चेंज होगा, तो जो आपने जीरो किया ये दोबारा से आपका जीरो नहीं रहेगा। इसे ये मिस्टेक नहीं करनी है आप लोगों ने। अक्सर स्टूडेंट्स करते हैं इधर इसको जीरो करने के लिए ना, अगर इधर 1 है इधर 1 है तो बड़ा इजीली जीरो हो रहा है, इसको कर देते हैं जीरो और इसको देखते ही नहीं है। ठीक है, तो आपने सेकंड टाइम आप लोगों ने इसको जीरो करने के लिए पिवट को R2 वाले को ही यूज करना है। तो -3 बाय -3 आएगा आपके पास, जो कि 1 बन जाएगा, -1, तो ये प्लस हो जाएगा। ओके, तो आपकी मैट्रिक्स ये जो एचेलॉन फॉर्म है वो बन गई 0 3 -12 B2 -4 B1 0 0 R3 12 है प्लस R2 -12 -12 ये भी जीरो। हालांकि मैं इसे जीरो नहीं था करना चाह रहा, मैं तो इसको करना चाह रहा था, लेकिन ये खुद ब खुद हो गया। R3 आपका B3 है प्लस 3B1 प्लस R2 आपका B2 है -4B1। तो B1 और माइनस B1 प्लस B2 प्लस B3, ये चीज आपकी बन गई। ये पिवट एलिमेंट, ये पिवट एलिमेंट, इधर पिवट एलिमेंट आना चाहिए था लेकिन नहीं आया। ये भी नॉन जीरो, ये सॉरी ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। तो नॉन जीरो को हम पिवट एलिमेंट कहते हैं लीडिंग, लेकिन कोई भी नॉन जीरो नहीं मिल रहा आपको तीसरी रो के अंदर। तो तीसरी रो में पिवट नहीं मिला। तो अब क्या हो सकता है कि इसका रैंक अगर हम लोग देखें तो इस मैट्रिक्स का रैंक ऑफ ए, तो ये बन रहा है, ये नॉन जीरो रो है, ये नॉन जीरो रो है, तो रैंक 1 + 1 रैंक हो गया 2। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन एचेलॉन फॉर्म इज कॉल्ड रैंक। ये सारी रो जीरो है तो ये रैंक में शामिल नहीं हो सकती, तो इसका रैंक बन गया 2। लेकिन अगर इसको मिला लिया जाए साथ इनको भी, तो ये नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो और ये भी नॉन जीरो, तो रैंक आपका कितना हो गया? 3। इसको शामिल कर लें अगर पूरे को अगर देखें तो रैंक जब इक्वल नहीं है तो सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। हमने सोल्यूशन एग्जिस्ट करवाना है, हमने कंसिस्टेंट के बारे में बताना है कि सोल्यूशन एग्जिस्ट करे। तो हम कहते हैं भाई ए की सूरत में सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा अगर ये जो चीज है ना पूरी, ये भी जीरो हो जाए। यानी कि हम कहते हैं -B1 प्लस B2 प्लस B3 भी अगर किसी तरह से जीरो हो जाए तो ये सारे जीरो हो जाएंगे। तो रैंक अगर इसको मिला भी लें तो तब भी सारे जीरो होने की वजह से रैंक आपका 2 ही बचेगा। तो अगर ये सारे जीरो हो जाएं, यानी कि ये भी जीरो हो जाए, तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो इस केस में B1 को उधर ले जाएं, B2 प्लस B3 इक्वल टू B1, यानी कि B1 जो होना चाहिए वो इन दोनों का सम होना चाहिए, यानी कि B1 इक्वल होना चाहिए B2 प्लस B3 के। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि ये जो उसने क्वेश्चन दिया था ना, इसमें B1 इक्वल होना चाहिए B2 प्लस B3 के। यानी कि अगर कोई इसकी जगह पे लिख दे 7, इधर लिख दे 4, इधर लिख दे 3, तो देखें 4 + 3 7, B1 इक्वल है B2 प्लस B। तो ये जो क्वेश्चन है ना, इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है। या इधर आ जाए 11, इधर आ जाए 7, इधर आ जाए 4, 7 + 4 11, तो सोल्यूशन एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन अगर इधर आ जाए 10, इधर आ जाए 7, इधर आ जाए 4, 7 + 4 11, तो ये नहीं इक्वल, B1 नहीं इक्वल B2। तो ये अगर इक्वेशन इधर 10 7 4 दे दे तो आपका सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यही आपने B1 B2 B3 की वैल्यू फाइनली एचेलॉन फॉर्म करके बतानी थी। तो आपने कैसे बतानी है? आपने रैंक को इक्वल करना है।
तो रैंक को इक्वल करने के लिए जरूरी है कि ये वाला पार्ट भी 0 हो। ठीक है, तो कंडीशन इससे ज्यादा भी हो सकती है, ऐसा भी पॉसिबल था। ये तो आपका खत्म हुआ ना क्वेश्चन। लेकिन मैं कुछ आपको मजीद बताता हूं कि अगर इधर भी 0 आ जाता फॉर एग्जाम्पल, और इधर भी 0 आ जाता, ओके, तो फिर क्या होता, इसका रैंक, ये भी रो 0 हो गई, ये भी रो 0 हो गई, तो रैंक इसका कितना रह जाता, सिर्फ 1, सिर्फ एक रो आपके पास नॉन जीरो है, तो रैंक रह जाता 1। लेकिन अगर इसको देखा जाए, इसको साथ अगर मिला लिया जाए राइट साइड वालों को भी, ये जो कॉलम ये बार के उस तरफ है, तो ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, तो आपके पास जो रैंक है वो हो जाता 3। तो हम कहते हैं सोल्यूशन तभी एग्जिस्ट कर सकता है कि ये सारे जीरो हों, यानी कि B2 माइनस 4B1 भी 0 हो, और ये माइनस B1 प्लस B2 प्लस B3 भी 0 हो, तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो डबल कंडीशन है कि B2 जो है वो B1 का मल्टीपल भी हो, और इसके अलावा उन B2 और B3 को प्लस करने से B1 भी आए। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी होगी तो सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, वरना एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आपको उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। ये मैं करवाना चाह रहा था, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा कॉमन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये आप लोगों ने ध्यान से देखना है। और कोई क्वेश्चन भी देखते हैं जो मुझे लगता है कि आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अच्छा, एक क्वेश्चन में आपको बताना चाह रहा था, वन 1.9 में से, तो उसके चले अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं। इस लेक्चर में इतने रहने देते हैं, आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें।